हम दरअसल सीधे मौर्य काल पर जा रहे हैं। ये भारतीय इतिहास का खासा महत्वपूर्ण कंटेंट है। मेरा मतलब है कि एक ऐसा एरा है जिसे वास्तव में इतिहास कह सकते हैं, इतिहास के फ्रेम में। अब तक आप पढ़ रहे थे, बस इतना समझ लीजिए, इससे पहले आप एक समाज क्या है, उस समय की कल्चर क्या है, और सिस्टमैटिक आधार पर उत्थान पतन कैसे है, ये काफ़ी जानकारी है, बहुत जरूरी नहीं है। जिन बच्चों को ऑप्शनल है उनके लिए तो कुछ भी पढ़ना होता है, क्योंकि उनको लगभग सारा ही पढ़ना होता है। जिन बच्चों का जीएस है उनके लिए कॉमन प्रश्न ठीक होते है नहीं बेटा? दर्शन की पृष्ठभूमि क्या, क्या प्रशासन कर रहे थे, महिलाओं की भूमिका क्या थी, कैसे अर्थ चल रहा था, मोटा मोटा, बहुत ज़्यादा नहीं। आप पिछले 5-10 साल में पीछे जाइए तो दर्शन से, इतिहास, कल्चर से प्रश्न अगर जीएस में पूछा भी है तो वो प्रश्न पूछा जो कॉम्बो है, पर्टिकुलर किसी एरिया से नहीं पूछा है नहीं। इसीलिए इतना पैनिक होने की खासी जरूरत बिल्कुल नहीं है। जिन बच्चों को ऑप्शनल है वो थोड़ा सा जो डेटा दिया गया उस पर फोकस करेंगे, देर तक करेंगे। बहुत अच्छा होगा कि जो बच्चे पीडीएफ जिनके पास है वो उसी पीडीएफ से अपने सेल्फ नोट्स जनरेट कर लो, अपने पेज पर ले आओ। इससे 2 फायदा मिलेंगे। एक तो आप करेक्ट हो जाएंगे, दूसरा जिसको लिखते हैं हम, वो सामान्यतः कुछ चीज़ें हमें डाइजेस्ट हो जाती हैं लिखने के क्रम में, थोड़ा बहुत आधा अधूरा हमें पता भी चल जाता है लिखने से। अगर आप उनमें से ही शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, क्योंकि ये डेटा पूरा पॉइंटेड हमने लिखा है, वो ऑलरेडी अपने आप में शॉर्ट नोट्स है ना, पॉइंटेड है। आप 2-4 बार लिखेंगे या संभवतः एक बार अपनी पीडीएफ से सीधे अपनी कॉपी पर ले जाएंगे, समय ज़रूर लगेगा लेकिन उसका फ़ायदा भी ठीक रहेगा। इसलिए रहेगा कि आप लिखने में सक्षम हो जाएंगे किसी भी प्रश्न का जवाब देने, है ना। चलिए, अब मौर्यकाल को पढ़ रहे हैं हम। जो मौर्यकाल पढ़ेंगे 2 बेस पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक तो ये पढ़ेंगे कि इस समय शासन की प्रकृति क्या हो गई, क्योंकि हम इससे पहले देख रहे हैं शासन की प्रकृति का नेचर अलग फ्रेम में आता है, यहां कुछ और है। एक दूसरा, हम अगर ऐतिहासिक देखें तो हम ये कहेंगे कि ऐतिहासिक रूप से मौर्यकाल ये साक्ष्य प्रदर्शन वाला है। मतलब यहां प्रमाणिक प्रतिष्ठित कहते ना, अभी भी जो ग्रंथ है रनिंग में है, इसलिए हम इसे प्रमाणिक बेस भी मान सकते हैं, क्योंकि आर्कियोलॉजी एज वेल एज जो साहित्य है, लिटरेचर है, वो साथ में चल रही है। और मौर्य काल की व्यवस्था सिर्फ कहें तो आप इसे प्रशासन के फ्रेम में देख लीजिए, अर्थ के फ्रेम में। आप मौर्य काल का और मौर्योत्तर काल से लेकर गुप्त काल तक का जो समाज बनेगा वही समाज आज है। थोड़ा बहुत अगर परिवर्तन किया जाए, मॉडरेट आप हो गए, आप इतना मान लीजिए, पर आपकी जड़ें लगभग स्थिर है समाज में। अभी भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो लकीर का फकीर है, लकीर का फकीर लगभग उन्हीं परंपराओं को फॉलो कर रहा है जो स्टेबल हो गई थी। अच्छा, क्योंकि हम राजाओं की अपेक्षा कोशिश करें तो इतना पढ़ सकते हैं कि मौर्य काल की स्टेब्लिशमेंट कैसे हुई, कैसे काम कर रहा था, इतना हम जरूर पढ़ सकते हैं। हाँ बेटा, हम सीधे प्रश्न लिखाने की कोशिश में हैं। अब हम मौर्य काल पढ़ रहे हैं। मौर्य काल को आप 323 आइदर 322 ईस्वी से ले लीजिएगा, बीसी से लगभग 184 बीसी तक इनकी भूमिका मौर्य काल की रहेगी। एक पॉइंट, मौर्य काल को पढ़ने के क्रम में हल्की सी हमें ज्योग्राफिकल थोड़ी सी समझ चाहिए, बहुत लंबी हमें भूमिका जरूरत है नहीं। ये हम वर्तमान के बनाने की कोशिश की है। इस सेक्शन को हम सिंध कहने की कोशिश करेंगे बेटा।
इस सेक्शन को हम पूरे को, इधर को और इस पूरे सेक्शन को हम पंजाब कहेंगे। ये सेक्शन मगध ले लेते हैं। हम इसे अफगानिस्तान कह सकते हैं आज का। ये पाकिस्तान वाला जोन है और ईरानी सेक्शन है। जब मौर्य साम्राज्य बन रहा होता है उस समय की स्थिति क्या है बेटा कि एक यूनानी आक्रमण, एक पहले ईरानी का आक्रमण होगा बेटा। एक हमने शायद जब अभिलेख लिखा रहे थे तो हमने कहा था कि डेरियस फर्स्ट ने भारत को 20वां प्रांत बनाया, दारा प्रथम ने लगभग 360 टैलेंट स्वर्ण में वो टैक्स ले रहा था। बहिस्तून पर्सिपोलिस अभिलेख इस बात की चर्चा कर रहे थे। ईरानी आक्रमण का प्रभाव उतना ज़्यादा हम पर नहीं पड़ा, हाँ, पर ईरानियों से कुछ चीज़ें मिल गई, जैसे अरामाइक डेवलप हुआ है ना बेटा, और एक जो लाइफ ऑफ स्टाइल थी हमारे यहाँ ईरानीज़ में, ईरानी संस्कृति का प्रभाव हम पर पड़ा है। मॉडल हम पर नहीं आ पाया प्रशासन का। कुछ हद तक हमने जो मॉडल लिया किसका बेटा, जैसे मौर्य काल में रिप्रेजेंट होगा शिलालेख को लेकर, शिलालेख कैसे बनने लगे थे। ऐसा लगता है कि वास्तुकला और समाज पर इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ा। एक यूनानी आक्रमण होगा सिकंदर का, लगभग 323 बीसी के आसपास सिकंदर भारत पर आक्रमण करेंगे। हमारे यहाँ लगभग 26 से ज़्यादा छोटे छोटे गणराज्य हैं, जिसमें आगेनसाई जनजाति, ओनिस्कोई, पेनिसबोथ और पोरस सेक्शन, तक्षशिला वाला और एक तक्षशिला के आम्बी वाले, ये सेक्शन थोड़े से उस समय के प्रभावी है। ऐसा कहा जाता है कूटनीति का सार है, सिकंदर नहीं आना चाहते, लेकिन आम्भी जैसे लोग कुछ और भी, और एक क्षत्रप थे यहाँ के ईरानी क्षत्रप, उन दोनों के प्रभाव की वजह से सिकंदर यहाँ पर भारत में अटैक कर गए। पोरस की प्रभावशालता शक्ति को तोड़ने के लिए आ गए। उन्होंने तोड़ताड़ भी दिया, लेकिन पोरस से वो प्रभावित हुए, उनको अपने राज्य को देख के चले गए, पर आम्भी को भी अपना स्टेट डिवीजन करके चले गए। हालांकि छोटे छोटे राज्य बड़े हो गए। बस इतना सीधा सवाल है कि सिकंदर जब भारत में आए तो हाइडी स्पीच के युद्ध में उनको हरा दिया, पोरस को, बात खत्म कर दी। यूनानियों का प्रभाव इतना हम पर रहा कि उनकी वजह से हमारे यहाँ खरोष्ठी आ गई। हमने कहा कि द्विलिपीय, हमारे यहाँ पर क्या चलने लगे थे बेटा, सिक्के चलने लगे, हेलेनिस्टिक कला विकास हो गया। ये हम हल्की सी चर्चा शायद संभव है कि इस चर्चा को हम पहले कर चुके हैं कहीं भी, पॉइंट ना। तो हेलेनिस्टिक कला का प्रभाव पड़ गया। आजकल एक यूनानी दवा चलती है ना तो हमारे यहाँ, जैसे यूनानी सैन्य जब आते थे तो जब टूट फूट जाते थे तो उनकी मरम्मत करने के लिए क्या था, चारों ओर से पट्टी पच्चीकारी लगा दी जाती थी, रिपेयर कर दी जाती थी। तो यूनानी, आजकल कह सकते हैं यूनानी दवाओं ने आयुर्वेद में हमारे यहाँ मदद की है। यूनानियों के प्रभाव की वजह से हमारे यहाँ फलित ज्योतिष का प्रभाव ज़्यादा बढ़ी है। फलित ज्योतिष का प्रभाव बढ़ा है। हालांकि इस ज्योतिष का प्रचार प्रसार करने में अरबों का हाथ है आजकल, है ना। तो फलित ज्योतिष हुआ, यूनानी चिकित्सा पद्धति बदल गई थी। स्थापत्य पर भी इसका प्रभाव पड़ा है, जैसे हेलेनिस्टिक कला का। हेलेनिस्टिक कला जैसे गांधार से, लेखन शैली भी बदल गई, सिक्के चलाने की प्रवृत्ति बदल गई, है ना। तो यह पैटर्न हमारे यहाँ बदला है। हिंदी यवनों के आने से भी बहुत बड़ी भूमिका बदली है हमारे यहाँ। तिथि अंकित आ गए, द्विलेख हम करने लगे, चित्रांकन करने लगे थे हम लेखों पर, सिक्कों पर। तो सिक्के के पैटर्न में भारत में लगभग ये प्रभाव पड़े। जब सिकंदर का आक्रमण खत्म भी हो गया तो देखिए ये जो सेक्शन है, ये वाला सिंध सेक्शन पे, सिंध पे वो अपने प्रांतपति फिलिप सेकंड को छोड़ के गई सिकंदर।
और जो पंजाब वाले सेक्शन है, ये वाला क्षेत्र, यहां पर मेथेडेट्स को छोड़ के गए हैं। याद रखिएगा, मेथेडेट्स एक तरह से ये शक शासक भी है बेटा, पहले आक्रमणकारी भी है, लेकिन उनकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ मेथेडेट्स, इनका डेसियस करके नाम है इनका, और ये डेसियस यहाँ के पंजाब के प्रांतपति है। इस सेक्शन को हम पूरे जोन को जिसको हम देख रहे हैं, ये पूरा ईरानी प्रभाव में आता है, अफगानिस्तान सहित इस पूरे सेक्शन पर कब्जा था सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस नाम है, निकेटर विजेता को कहा जाता है, नाम सेल्यूकस निकेटर कह सकते हैं, सेल्यूकस निकेटर। अच्छा, सिकंदर का आक्रमण हुआ है, सारे भारतीय राज्य पिट गए हैं। पिटने से तात्पर्य क्या है कि जिनको हारना था वो हार गए हैं, और क्योंकि हार गए हैं, छोटी छोटी शक्तियां अब एक तरह से कहते हैं गणतंत्र बनाने लगी थी, बड़ी यूनिट में आने लगेंगे, बड़ी फ्रेम में आने की वजह से कई छोटे छोटे 6-7 राज्य बन जाएंगे, लगभग 48 को बताते हैं, कुछ 42 बताते हैं, जो भी रहा। यहां रिएक्शन इस तरह का हो रहा है बेटा कि यहाँ के शासक है, इस समय पर हमने कभी चर्चा की है तो यहाँ का शासक है घनानंद। तत्कालीन समय में सिकंदर के समय पर भारत में घनानंद शासक है, नंद वंश का शासक है। कुछ लोग नंदों को शूद्र शासक कहते हैं, ग्रंथ बताते हैं, बौद्ध ग्रंथों में ऐसा लगता है कि वो शूद्राज थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सर्व छत्रांतक किया, सर्व छत्रांतक का मतलब समझ रहे हैं ना बेटा, अपने आप को परशुराम दूती बताते हैं, ये मतलब क्षत्रियों का विनाश करने वाले, एक राट स्वराट बड़ी व्यक्त सम्राट हुआ करते थे, ऐसा कहा गया। इन्होंने जब कलिंग पे आक्रमण किया था, मगध पे कलिंग पे आक्रमण किया था, तो कह रहे थे, खारवेल लेख में लिखा भी है, यहाँ पर आए, यहाँ से जिनकी प्रतिमा ले गए, कलिंग में नहर भी बनवा गए, है ना बेटा, और अपने पूरी तरह से यहाँ पर क्या करके एक अमिट छाप छोड़ के गई, किसकी? प्रभुत्व की। मतलब ये कहा कि कलिंग का शासक हमें टैक्स देगा। बाद में भले ही प्रतिक्रिया ये हुई कि टैक्स नहीं दिया, स्वतंत्र शासक बन गया। अच्छा, घनानंद रहे। घनानंद के बारे में ये कहा जाता है कि अपने आप में एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया का उस समय का सबसे कैसा ताकतवर व्यक्ति रहा है। ताकतवर से तात्पर्य क्या है? ताकतवर से तात्पर्य क्या? उस समय के धनवान धनाढ़ व्यक्तियों में से रहे हैं, पावरफुल व्यक्तियों में से रहे। इनका सेंटर पे लगभग बहुत दूर तक कब्जा हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि आजकल जो तक्षशिला रावलपिंडी वाला सेक्शन है, तक्षशिला तक इनका प्रभाव लगता था। हालांकि यहां तक इनका प्रभाव खत्म हो गया, इससे ऊपर तो सिकंदर के लोगों का है, सिकंदर के प्रांतपतियों का है, या उनके प्रभाव वाले लोगों का है। अच्छा, तक्षशिला को हमें पहले से पता है कि तक्षशिला भारत का सबसे प्राचीनतम बौद्धिक केंद्र है, पॉइंट। और यहां से कई शासक हैं बेटा, आप कौटिल्य को ले लीजिए, चाहे तो बिंबिसार को ले लीजिए, प्रसेनजित को ले लीजिए, जीवक को ले लीजिए, वसुमित्र को ले लीजिए, ये सभी यहाँ से पढ़े हुए लोग हैं तत्कालीन समय के। ये बौद्धिक सेंटर का काल है। घनानंद स्वयं यहाँ के पढ़े हुए लोग हैं, हालांकि थोड़े से रूढ़िवादी प्रकृति के, वैसे अहंवादी व्यक्ति हैं, अहंकार उनमें बहुत है। अच्छा, तो तक्षशिला बौद्धिक केंद्र हुआ करता था। ऐसा कहा गया कि शासक के प्रति यहाँ से एक रेवोल्यूशन चला। रेवोल्यूशन उनके अतिवाद के खिलाफ था। अतिवाद समझ रहे हैं ना, अपने सिस्टम को जबरदस्ती इंपोज कर देना, राजकीय नियंत्रण में जितने भी मिनिस्टर होते थे उनका अपमान करना, या फिर किसी साधु संतों की प्रवृत्ति को लेकर उनको बढ़ावा न देने से, रोकने से संबंधित है। मतलब वो शिक्षा दीक्षा में विश्वास नहीं रखता था। बाद में इस तरह के उनका एग्रेसिव नेचर हो गया। ऐसा कहा जाता है, एक एरियन लेख है, एरियन आते हैं, एरियन यूरोपियन हिस्टोरियन है। एरियन क्या कहते हैं? एरियन ये कहते हैं, उनका प्रमाण ये है, वो ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की सहायता से घनानंद को हरा दिया, जबकि ये चीज तथ्यात्मक नहीं, प्रमाणिक नहीं है। एरियन के मुताबिक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की सहायता ली और घनानंद को पराजित कर दिया, ऐसा कहा गया। हालांकि स्टेटमेंट इससे पहले आता है कि सिकंदर क्यों वापस हो गए। कोई तो कहता है कि सेना हार गई, कोई कहता है कि घनानंद इतने प्रतापी राजा थे कि मगध पर अटैक नहीं कर सकते थे, कोई कह रहा था कि इतना मॉइस्चराइजेशन आ गया, ऐसा कहा जाता है लंबा समय अगर हो जाए तो सेना में मॉइस्चराइजेशन आ जाता है। उस समय बाढ़ प्रवण बढ़ गई थी। बाढ़ का मतलब सिंध वाला सब सिंध जोन है, सब सिंध समझ रहे हैं ना, 7 नदियों का जोन है,
सिंधु नदी में अतिबाढ़ता आ गई, नदी ने मार्ग परिवर्तित कर दिया, बड़ी बाढ़ प्रवणता बढ़ गई, इसलिए वो आगे नहीं बढ़े और वो वापस चले गए। क्या कारक है वो अलग विषय है नहीं बेटा। लेकिन यहां इतना तो समझ आया कि इस समय शासक थोड़े से अग्रेसिव नेचर के, लोग इन्हें हटाना चाहते हैं, और उनमें से रिवोल्यूशन कहां से चल रहा है बेटा? तक्षशिला से। और तक्षशिला में यही कहा जाता है कि अब एक स्टेटमेंट है, कहानी है परसिस्ट पर्वन में, जैन ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक बालक शिकार करता हुआ, वैसे कहते घूमता हुआ मिल गया, चाणक्य को मिला, उन्होंने उसको परिगत कर दिया, उन्होंने कहा ये ठीक है, उसकी एबिलिटी की जांच कर ली। सीधा सीधा पॉइंट पर आते हैं, एबिलिटी की जांच कर लिए। प्लूटार्क कहते हैं कि लगभग 16 साल का था जब उसने चाणक्य की सहायता से मिलकर के किसको उखाड़ दिया? घनानंद। हालांकि पहला प्रमाण कहां से मिलता है? मुद्रा राक्षस में मिलता है इस तरह का, है ना बेटा, कि चाणक्य की सहायता से उन्होंने घनानंद को उखाड़ दिया। जो भी रहा, लेकिन पूरी कहानी का इतना सार सा है कि कम से कम मगध का जो विस्तार था वो छोटा हुआ, इन गणराज्यों में जो आपसी प्रतिस्पर्धा थी वो कम हुई, वो बड़े हो गए। इस सेक्शन को हटाने के लिए रिवॉल्यूशन आना था, अतिवाद के खिलाफ चल रहा था। 2 पॉइंट हमें समझ में आया। तीसरी स्थिति ये थी कि इस सब को उखाड़ने के लिए चाणक्य को, इसके पीछे कहानी भी कही जाती है। दरअसल क्या है कि भारतीय ग्रंथों में एक कल्पसूत्र है। कल्पसूत्र में कहा गया है कि चाणक्य का अपमान किया गया था। चाणक्य जब सभाओं में गए थे, बड़ी सभाओं में उनको कुरूप कह करके उनकी योग्यता को लेकर के ठेस पहुंचाएगी, तो चाणक्य ने तभी से कह लिया, प्रण ले लिया कि हम इसको उखाड़ फेंकेंगे, ये ठीक नहीं है, अपमान किया है, ब्राह्मण क्या कर सकता है, सिस्टम को तोड़ देगा। मतलब क्षत्रियों के खिलाफ एक ऐसी प्रतिस्पर्धा थी। कुछ लोग ये कहते हैं कि चाणक्य के मन में पहले से था कि ये शूद्र थे, शूद्र शासक, मतलब जैसा कि यूरोपीय शासक लगाते हैं कि शूद्र थे, इसलिए वो चाह रहे थे कि यहाँ पर सिर्फ क्षत्रिय का ही शासन हो सकता है, शूद्र व्यक्ति सामान्यतः उस शासन की शैली को नहीं समझता है, इसीलिए वो अतिवाद कर रहा है ना बेटा। तो क्या शैली है, किसकी है, बहुत हद तक कोई चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं इस पूरे टॉपिक पे। बस इस लाइन से हम इतना समझने की कोशिश कर पा रहे हैं कि कौन कौन से ग्रंथ ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि अतिवाद को तोड़ दिया। पॉइंट इतना तक आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। हम प्रशासन की ओर जाएंगे। मौर्य स्थापन के क्रम में हमने सिर्फ इतना देखा कि मगध के शासक घनानंद को एक किताब है बेटा, मुद्रा राक्षस, विशाखादत्त की। और एक शूद्रक का है, गुप्त काल में लिखा गया, मृच्छकटिकम, है ना। यह कहता है कि चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने, यह कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको तोड़ दिया बेटा? मगध से घनानंद को हटाया। और कब हटाया? जब सिकंदर चला गया। एक तो घनानंद को हटा करके स्वयं यहाँ का शासक बना। कौन बना बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य। जस्टिन यूरोपीय, दरअसल क्या है कि यूरोपीय पुरावेद हैं। पुरावेद से मेरा मतलब सिर्फ ये भारत को जानने के लिए आते हैं, यात्री कह सकते हैं आप इनको, और ये समकालीन है सिकंदर की। अब देखिए जस्टिन जब आते हैं, तो जस्टिन के बाद के, तो ये क्या कहते हैं बेटा? जस्टिन कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, ये डाकुओं का गिरोह बना रहा था। अच्छा, डाकू गिरोह तो वैसे ही बना रहा था। अगर सेना को, किसी शासन को उखाड़ना है तो गुप्त रूप से जगह जगह पर अपनी सैन्य संस्थाओं को तो बढ़ाएगा ही, और जंगलों में तो वैसे भी रहेगा। तो ये कह रहे थे ये डाकू राज्य था, मतलब ये डाकू था, और इसने डाकुओं का साथ लेकर के, डाकुओं का साथ लिया और सिस्टम को उखाड़ दिया। ये कह रहे। प्लूटार्क कहते हैं कि 6 लाख की सेना को लेकर पूरे भारत को रोन डाला। लगभग इतना तो इन सब के बेस से ये समझ में आता है कि घनानंद के खिलाफ प्रतिक्रिया जो की है वो किसने की थी बेटा? चाणक्य ने की। और किसकी सहायता, किसको लेकर की थी बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य को। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को लेकर के इस प्रतिक्रिया को अंजाम दिया। इतनी बात तो समझ आई, मोटी मोटी लगभग सबसे ही। अब सवाल यह आया कि चंद्रगुप्त मौर्य की प्रकृति क्या है, कि बोले इसको शासक बनाएंगे क्या? तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर चंद्रगुप्त क्षत्रिय ही नहीं होता, जैसा कि बाद के लेखकों में 2 लेखक आते हैं,
एक हेमचंद राय चौधरी और एक रोमिला थापर, दो मॉडर्न हिस्टोरियन हैं। दोनों आधुनिक इतिहासकार यह कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ये क्षत्रिय थे, जैसा कि बौद्ध ग्रंथ बताते हैं। हालांकि परशिष्ट पर्वन में इनको निम्न कुल का बताया गया। हालांकि परशिष्ट पर्वन क्या है बेटा? जैन ग्रंथ है। जबकि इनके अलावा कल्प सूत्र है, भगवती सूत्र, ये सारे ग्रंथ इनको क्षत्रिय बता रहे हैं। मुद्रा राक्षस में स्वयं इनको क्या ब्रसल कहा गया है? ब्रसल बोले तो निम्न कुल का बताया गया है। जो भी रहा हो, इनकी प्रकृति पर सवाल उठता है। इसीलिए आपको जो बच्चे ऑप्शनल दे रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, जो बच्चे केवल जीएस में लिख रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी नहीं उसकी प्रकृति क्या थी। सीधा समझिए, तत्कालीन अमुक शासक था और इसने मतलब गुप्त साम्राज्य, माफ चाहते हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। दो टूक बात खत्म। प्रमाण के लिए आप एक किताब इसका उल्लेख कर देना काफी होता है लेख के लिए। अगर ऐसा प्रश्न करता भी है तो इस प्रश्न ये लाइन बहुत ठीक है। विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस के मुताबिक चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद साम्राज्य को उखाड़ दिया, नंदवंश को उखाड़ दिया, बात खत्म। ठीक है बेटा, सिकंदर की जंग, एक लाइन खत्म। दूसरा, एरियन जैसा कहते हैं कि सिकंदर की सहायता से उखाड़ दिया, तो सामान्यतः वो चीज पुष्टि नहीं हो पाई, इसलिए इसको गलत ही मान लिया जाएगा। पॉइंट ठीक है। दूसरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि पूरा चंद्रगुप्त मौर्य ने जब साम्राज्य को स्टेबल किया तो कहां तक था बेटा? सीरिया तक। और सीरिया से लेकर के लगभग बंगाल के महास्थान से लेकर इधर कर्नाटक के सेक्शन तक था, जिसे आप इसिला कहेंगे। चंद्र एक तरह से अशोक की दक्षिणतम राजधानी भी रहेगी। ऐसा कहने की एक वजह है, ऐसा कहा गया, बातें नहीं बेटा, कुछ कह रही हो बेटा? जस्टिन, एरियन और प्लूटार्क, फ्लार्क की सबके मुताबिक ये सब चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कह रहे हैं बेटा? ये सेंड्रोकोटस कह रहे हैं सभी। इसका भी आपको जोर नहीं देना, इन बच्चों को लेख करना है कोई जरूरी नहीं है बेटा। अच्छा, तो सब सेंड्रोकोटस कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सेंड्रोकोटस की लड़ाई लगभग 305 या 304 वीसी में, स्पष्टीकरण ये भी नहीं, किसी को नहीं पता इनमें से। ये कह रहे हैं कि सेल्यूकस निकेटर से विवाद हुआ, ये युद्ध हुआ सीधा, और इस युद्ध की पुष्टि करते हैं एपियानस। एपियानस ये कहते हैं कि इन दोनों के बीच में बाद में जाके लगभग 303 बीसी में एक संधि हुई, और उस संधि में शादी विवाह का प्रस्ताव रखा गया। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी हेलेना को कहा गया यूनानी पत्नी थी, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। जो भी है, एक और ऐसा कहा गया कि 4 प्रांत दे दिए गए, है नहीं बेटा? जैसे अराकोसिया हुआ, पेरिस पेनिसदाई हुआ। अच्छा, अराकोसिया का मतलब कंधार से है, और आपका पेरिस पेनिसदाई का मतलब काबुल से है, जेड्रोसिया का मतलब हिरात से है ना बेटा? और एक कौन सा है, जो भी रहा, जो भी है, पर 4 राज्यों को उन्होंने दिया। आप पढ़ लीजिएगा। तो 4 को दहेज में दिया। ये हल्का सा विवाद की स्थिति। इसका मतलब ये दिखाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य लगभग सीरिया तक जा रहा था, क्योंकि सीरिया पे शासक कौन था? सेल्यूकस निकेटर था सेंटर पे। तो एक तो वहां तक गया, एक। अच्छा, दूसरा क्या है बेटा? ये दिखाते हैं, एक जैन ग्रंथ है कल्पसूत्र। मैं कह रहा हूं कि 2 ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ठीक ठाक जानकारी देते हैं। एक कल्पसूत्र है, एक है परशिष्ट पर्वन, हेमचंद राय चौधरी का। ये किसका है बेटा? भद्रबाहु का। ये पहले पढ़ा है ना बेटा? ये भद्रबाहु का है, और ये परशिष्ट पर्वन आचार्य हेमचंद्र का है। अब देखिए बेटा, इस ग्रंथ में, कल्पसूत्र में ये लिखा कि जब चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 12 वर्षीय काल पड़ा, तो भद्रबाहु के प्रभाव में आकर के ये दक्षिण भारत में चले गए, श्रवणबेलगोला। लेकिन कुछ अन्य इतिहासकार, यूरोपीय इतिहासकार ये मानते हैं कि भद्रबाहु ने सिर्फ इतना कहा कि आप दक्षिण भारत में आंदोलन हो गए, उनको दबा दीजिए, है नहीं? तो शायद वो आंदोलनों को दबाने के लिए यहां पर गए थे, और बाद में भद्रबाहु के प्रभाव में आकर के उन्होंने संलिखना ले लिया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने विजित तलवार उठाई थी यहां पर, यहां तक उनका साम्राज्य माना गया। क्योंकि अशोक ने बाद में इस पूरी बात को स्पष्टीकरण करने की कोशिश की। मौर्य शासक पहले ऐसे शासक थे जो दीर्घ काल तक दक्षिण भारत को कब्जे में रख पाए। बाकी अटैकर तो आए बेटा, उत्तर भारत के राजाओं ने अटैक किए भी,
लेकिन वो स्थायी नहीं रहे। जैसे आप जब अजातशत्रु को पढ़ेंगे, अजातशत्रु के बारे में क्या कहा जाता है, अस्मक की राजधानी से उन्होंने रिलेशन बनाने की कोशिश की। अस्मक कहाँ है, पोतन प्रतिष्ठान आंध्र प्रदेश वाला सेक्शन है। अगर वो वहां तक राजकीय संबंध स्थापित कर रहे हैं, हालांकि कोई तो कहता है कि केवल राजकीय संबंध थे, कुछ कहते हैं उन्होंने अटैक करके अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। जो भी रहा हो, पर वो अस्थायी जरूर रहा, क्योंकि बाद के ग्रंथ कोई पुष्टि नहीं करता कि यहाँ तक इनका साम्राज्य विस्तार था या नहीं, है नहीं। अवंती तक तो आता है कि अवंती को उन्होंने कब्जे में ले लिया, उज्जैन तक का हिस्सा, एमपी तक का, इसके नीचे का हिस्सा समझ में नहीं आता। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के काल में इनको इसी काल को, इसी साम्राज्य को स्थिरता मिलेगी। यहां पर एक आपने पढ़ा है ना, सेरेकुना करके आप पढ़ेंगे अशोक के काल में, सेरेकुना करके एक शिलालेख बनेगा बेटा, अरामाइक स्टाइल में लिखा जाएगा, शैली में। और एक पाकिस्तान वाले शहर में एक शाहबाज और मानसेहरा करके होंगे जो खरोष्ठी लिपि में लिखे जाएंगे, है ना बेटा। तो ये जो अशोक जब इनको लिख रहा होगा तो अपने पूर्वज इनका उल्लेख करेगा, चंद्रगुप्त मौर्य का, इनके साम्राज्य विस्तार का चर्चा करेगा। अच्छा, जब यहां तक करता है तो चंद्रगुप्त मौर्य का एक प्रमाण यह भी है, बंगाल में एक है बेटा महास्थान और एक है सौहगौरा। सौगौरा बांग्लादेश में पड़ता है और महास्थान बंगाल के बोगरा सेक्शन में पड़ता है। अब देखिए, दोनों से ये माना गया कि यहां से कुछ, बस सीधी सीधी बात मैं ये कहूं कि यहां अकाल कोष है, मतलब बड़े बड़े अन्नागार भंडार भर दिए गए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसा कहा कि यहाँ पर अकाल ज़्यादा पड़ते हैं, बाढ़ प्रवणता रहती है, इसलिए लोगों को प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पर अनाज को संचित कर दिया था। और अनाज को इसलिए संचित कर दिया कि मगध यहाँ है, इस सेक्शन में इन्होंने अनाज को प्रोटेक्शन इसलिए कर दिया, बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, समय पर जब जब आपदा आती है तब संभवतः लोगों को राहत दे दी गई होगी। अगर यहाँ तक ये ग्रंथ दिखा रहे हैं, ये वाले जो ताम्र शिलालेख हैं, वापस जाते हैं स्तंभ लेख हैं, ये दोनों शिलालेख इस बात को बता रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का कब्जा बंगाल तक था, मोटा मोटा सवाल। यहां पर दरअसल क्या है, दक्षिण भारत में कब्जा की प्रकृति क्या है बेटा, मामूलर ने एक ग्रंथ लिखा है एहनानुरूप। ध्यान रखिएगा, जो बच्चे पीडीएफ पढ़ेंगे संभवतः उनको ही क्लियर कर पाएंगे, डायरेक्ट एकदम क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एहनानुरूप किसका है बेटा, मामूलनर, क्योंकि हर शब्द बच्चे, जो बच्चे एकदम नए हैं उनके लिए नया है, इन्होंने पहले पढ़ा है संभवतः उनके लिए इतना नहीं रहेगा। तो मामूलनर ने एक एहनानुरू ग्रंथ लिखा और एक ग्रंथ है परडर, और परडर और ये कपिलर ने लिखा है। ये दोनों ग्रंथ इस बात को बताते हैं कि दक्षिण भारत में इसला या प्रतिष्ठान तक ही समझ लीजिए, इसला वाले सेक्शन तक, बोले तो कर्नाटक वाले सेक्शन तक, या कर्नाटक जोन में आता है, तो कर्नाटक तक किसका कब्जा था, चंद्रगुप्त मौर्य का कब्जा था, ये बताते हैं। लगभग यहां तक इन्होंने अटैक किया। एक सिंहली अनुश्रुतियां हैं। सिंहली अनुश्रुति का मतलब क्या कह रहे हैं कि श्रीलंका में जो कुछ चलन में चल रहा था, बातचीत में जो चल रहा था, लोक कथाओं में जो चल रहा था, उनको लेख कर दिया गया बौद्ध ग्रंथों में, दीपवंश और महावंश में। दीपवंश महावंश इस बात की पुष्टि कर देते हैं जो एहनानुरू में लिखा है। एहनानुरू में लिखा है कि यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अटैक किया था, इसलिए यहाँ पर भद्रवाह के साथ जरूर आ गए थे, लेकिन वो भद्रवाह के साथ इसलिए नहीं आए कि तपस्या करेंगे, वो इसलिए आए कि साम्राज्य आपका विस्तार हो गया है, 12 वर्षीय अकाल पड़ गया है। 12 वर्षीय अकाल की चर्चा कल्पसूत्र के अलावा ये भी करते हैं। एहनानुरू भी अगर ये चर्चा कर रहे हैं, दीपवंश महावंश कर रहे हैं, कल्पसूत्र भी इस बात की चर्चा कह रहा है, तो संभवतः तो दक्षिण भारत तक तो आए। पूरे युद्ध की स्पष्ट प्रमाण कोई कह नहीं पा रहा है, क्योंकि अनुश्रुतियां श्रीलंका की हैं बेटा, ये बहुत बाद में लिखे गए हैं। जब इनको सब में बाद में लिखा गया है, अनुश्रुतियों को बाद में लिखा गया है, जब बाद में लिखा गया है तो संभवतः शायद वो बात उतनी प्रमाणिक न रही हो, है ना। पर यह जरूर है कि चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला आए और वहां संलेखन कर लिया, इतना तक तो कॉमन आता है। अब बताइए, सवाल सिर्फ इतना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार आपसे तो नहीं पूछा जाएगा, जो बच्चे केवल जीएस वाले उनसे नहीं पूछा, जो बच्चे ऑप्शनल वाले उनसे जरूर पूछा जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार पर टिप्पणी कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, इधर के सारे कुना, एक मानसेहरा शहबाजगढ़ी, इधर सोहगौरा महास्थान, इधर एहनानुरू परडर और श्रीलंका की अनुश्रुतियां। ये आपको एक लिखना होता, कॉमन स्वभाव,
जिन बच्चों को लिखना होगा उनको प्रूफ देना होता है, और प्रूफ किसी लेखक की कोट से ही दे सकते हैं, डायरेक्ट हमें तो पता भी नहीं होता। पॉइंट नंबर नेक्स्ट। अच्छा,